स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज। और आज के डे 3 में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका प्यारा सा नाम है थर्मल फेनोमेना। इसके बारे में इन डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर देखो काफी छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ इसमें एक और प्लस एडवांटेज ये है कि ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है। इजी इस हिसाब से है कि इसमें सिंपल दो टाइप्स के आपके पास एक्सपेंशन है। मेनली आपको जो एक्सपेंशन समझना है वो सॉलिड और लिक्विड का समझना है। गैस का एक्सपेंशन ऑलरेडी हम बिहेवियर ऑफ गैस वाले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, वही सेम चीज यहाँ पर रिपीट होगी। तो सिंपल थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल्स बनते ही नहीं है। और जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो कुछ चुनिंदा सवालात हैं, यानी कि कुछ 10 से 12 सवालात हैं जो घूम फिर करके वहां से ही क्वेश्चंस आते हैं। और एक ही डेरिवेशन है, जो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ओवरऑल ये चैप्टर इतना ज्यादा इजी है कि अगर आप पढ़ लेते हो, 2-3 बार इस चैप्टर को ओवरऑल रीड भी कर लेते हो अच्छे से, देन आप फुल मार्क्स यहाँ से अचीव कर लो, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर जाओगे। तो उसी हिसाब से ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया है, जैसा पहले किया था वैसा आज होगा। और वही सेम काम आपको भी रिपीट करना है, कॉपी कलम निकालना है एंड हमारे साथ चीजों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है लेक्चर को, उसमें कोई फायदा नहीं होगा आपका। तो कॉपी कलम निकालिए, हेडिंग लगाइए थर्मल फेनोमेना, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो उम्मीद है अब तक आपने कॉपी कलम निकाल लिया होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ अब यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर पे। तो डिफिनेशन ऑफ थर्मल फेनोमेना, व्हाट इज दिस, ये हम समझते हैं। तो देखो दो वर्ड है यहाँ पर, एक थर्मल है और एक फेनोमेना है। ठीक, तो थर्मल के माने होता है हीट। थर्मल के माने क्या होता है, हीट। अब फेनोमेना के मतलब होता है आपका नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस, लिख सकते हो आप। फेनोमेना मतलब नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस, जो नेचर में खुद ब खुद होते हैं। सो ऐसा प्रोसेस जो नेचर में खुद ब खुद हो रहा है वो तो थर्मल, वो तो फेनोमेना हो गया। अब यहाँ क्या है, थर्मल फेनोमेना। तो हीट की वजह से नेचर में जो फेनोमेना जो भी खुद ब खुद हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल फेनोमेना। होता है क्या इसमें, इसको एक लाइन में हम और सिंपल करके डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हीट मिलने पर जो भी मैटर है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, वो स्टडी को हम लोग थर्मल फेनोमेना कहते हैं। मैटर में क्या चेंजेस आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ, अगर थर्मल फेनोमेना का मतलब ये नहीं है कि हीट मिल करके वो आपको सिर्फ फैलेगा। ठीक, कई बार हीट मिलने से सुकड़ भी जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपने हीट जो दिया है वो रिस्पेक्टिव जो बॉडी है। अब मान लो कोई एक बॉडी है बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, बहुत पहले से आपने उसको हीट दिया है, तो जरूरी नहीं है कि उस केस में वो फैलेगा, वो सिकुड़ भी सकता है, क्योंकि वहां पे उसका जो टेम्परेचर वो डाउन हो रहा है। तो ओवरऑल थर्मल फेनोमेना मीन्स आपने किसी भी मैटर को हीट दिया, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, और उसको लेने के बाद वो कुछ चेंजेस आपको दिखाएगा। या तो वो एक्सपेंशन शो करेगा या फिर वो कंप्रेशन शो करेगा। ये दो चीज में एक चीज वो आपको जरूर शो करके दिखाएगा, या फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे हमें जो डील करना है, 3 टाइप्स के एक्सपेंशन है हमारे पास। सबसे पहले देखो थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे एक टर्म्स है वो भी था, इंक्रीज इन साइज ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन हीटेड। तो जब आप हीट कर देते हो तो उसमें जो भी साइज में इंक्रीज होता है वो हमें यहाँ पे मेनली समझना है। तो टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, पहला लिक्विड, सॉरी लीनियर एक्सपेंशन। ये हम थोड़ा बाद में, मैंने डायरेक्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा है। तो एक्चुअल में थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 3 तरह के हमारे पास मैटर्स है, तीनों में होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये तीनों सॉलिड के टाइप से। हम सबसे पहले सॉलिड पढ़ेंगे, क्योंकि सॉलिड एक्सपेंशन हमारे सिलेबस में मेजोरिटी पोर्शन पे दिया गया है, और इससे ही मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सॉलिड एक्सपेंशन 3 तरीके से होता है। पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सरफेस एक्सपेंशन, तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक-एक करके हम तीनों को बारी-बारी समझेंगे, एंड लास्ट में जाकर के हम एक डिस्टिंक्शन करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशंस के बारे में। ठीक है? ये की कॉन्सेप्ट्स हमें आज के चैप्टर पे कवर कर लेना है आज के लेक्चर में। सबसे पहला आता है लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए सॉलिड व्हेन हीटेड। लीनियर मीन्स लेंथ, लीनियर इज, यहाँ पे जो लीनियर वर्ड है वो सिंपल डिनोट कर रहा है लेंथ को। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। आपने एक रॉड लिया, वो रॉड इतना लंबा है और उसका लेंथ है एल। अब इसका इनिशियल कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का भी कुछ टेम्परेचर होता है पहले से। तो इस बंदे का भी कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, उसको हमने मान लिया भाई, चलो हम टी मान लेते हैं उसको। ओके, हमने टी मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको जा करके, एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। कहाँ गया ये, तो हम अभी कलर चेंज करते हैं एक बार तो और अच्छे से समझ में आएगा। येलो कलर चूज करते हैं, ब्लैक पे येलो अच्छा लगता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने इसके लेंथ को और इंक्रीज कर दिया, हमने एक टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये लेंथ बढ़ गया।
ओके, ये चीज है। ठीक है, सो टी था। अब बाद वाले टेम्परेचर को मैं नाम दे देता हूँ T1। क्लियर है? अब लेंथ बढ़ गया तो बाद वाले लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ L1। आप ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि जो इनिशियल लेंथ है इसको L0 बोल सकते हैं, और जो हीट करने के बाद जो नया लेंथ बना है उसको हम L1 भी बोल सकते हैं। ओके, एंड जो इनिशियल टेम्परेचर उसको हम T0 बोल सकते हैं, और जो हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर हम उसको T1 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है, बस इसी चेंज को हमें यहाँ पता करना होगा। तो ये चेंज कितना हुआ है ये हमें जानना जरूरी है, ताकि हम ये पता कर सके हम कितना टेम्परेचर देंगे तो किसी भी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो पता ये चला कि ये जो नया लेंथ तो L1 है और इनिशियल लेंथ कितना था L0, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ ये हमें मेनली पता करना है। तो आइए हम चेंज इन लेंथ निकालते हैं सबसे पहले, यानी कि डेल्टा एल। डेल्टा जो सिंबल है ये डिनोट करता है चेंज को, इसके बगल में जो भी सिंबल लिखा है वो उसका चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने डेल्टा एल लिखा है मतलब वो लेंथ में क्या चेंज हुआ वो बता रहा है। तो चेंज कैसे होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इज L1 एंड इनिशियल इज L0। ठीक, तो ये हमारा हो गया चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। बार बार हम L1 माइनस L0 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग? ओके। दूसरा हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या था? वो था T0, बाद में हमने T1 किया, तो हमें पता है कि बढ़ा टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो बाद वाला ही हमारे पास ज्यादा है, हम बड़ा से छोटा घटाते हैं तो T1 माइनस T0। तो अब हम डेल्टा टी लिखेंगे इधर T1 माइनस T0 की जगह पे, ताकि हमें पता है कि डेल्टा टी मतलब वही होता है। सो एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा ये देखा गया है कि जो हमारा चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के, एंड जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के भी। ये एज अ एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया है, जो आपको ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है आपको। सो यहाँ पे हम करेंगे बाय जॉइंट वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन में देख लो लेफ्ट साइड में दोनों चीजें बराबर है, तो जब लेफ्ट साइड में दोनों चीजें बराबर होती है तो वो एक बार आ जाएगा, देन राइट साइड वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। हो गया हमारे पास L1 डेल्टा टी। क्लियर? अब ये हो गया हमारे पास डेल्टा, ये हमारे पास वेरिएशन का साइन था, इसको हम हटाएंगे तो हमारे पास आता है एक सिंबल जिसको हम बोलते हैं अल्फा। दोनों लगभग देखने में सेम लगता है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। ठीक है, यहाँ पर L1 डेल्टा टी, तो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन बनता है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमसे पूछा जाता है कि चेंज इन लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लीनियर एक्सपेंशन पे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। आपको निकालना नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, निकालना नहीं है आपको, बस ये याद रखना है। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला ऊपर भी लिखा है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट, इसको एल नॉट पढ़ते हैं, नीचे जब छोटा सा जीरो होता है तो उसको एल नॉट पढ़ते हैं। ए नहीं, ये अल्फा होगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, एल जीरो इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, एंड ये इसको अल्फा कर लो। अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा को हम क्या बोलेंगे? अल्फा को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब जरा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से अल्फा क्या हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकालेंगे, आप देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, ये सारे लोग डिवाइड में चले जाएंगे, डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा L1 डेल्टा टी। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा अल्फा का। तो चेंज इन लेंथ कैसे पता करेंगे वो पता चल गया। अब अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसके बारे में डिफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज लीनियर ऑफ कोएफिशिएंट। ये हो सकता है आपका सवाल पूछेगा, या फिर ऐसे बोला जाएगा डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई L1 इंटू डेल्टा टी। अब इसको एक्सप्रेशन को समझते हैं। डेल्टा वन मतलब चेंज इन लेंथ, नीचे डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और L1 हमारा ओरिजिनल लेंथ है। तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, जो भी कोएफिशिएंट है चाहे लीनियर का पढ़ेंगे या सुपरफिशियल आगे चल के उसके आगे चल के वॉल्यूमेट्रिक, तीनों का सेम मतलब है। लीनियर कोएफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि आप यूनिट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इसको नोट करके लिखो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये आपको लिखना होगा साथ साथ हमारे। लिखो, on increasing 1 degree temperature, the change in length is known as coefficient of linear expansion। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ में जितना इंक्रीमेंट होता है उस इंक्रीमेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, और वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से। क्लियर है? ओके। तो मैंने इन डिटेल आपको लीनियर एक्सपेंशन समझाया, डिफिनेशन, ये एक छोटा सा डेरिवेशन कर दिया मैंने। अगर आपको आता है तो आप ये छोटा सा डेरिवेशन ऐसे ही करोगे और सिंपल ऐसे लिख के चले आओगे, फाइनल आपको ये वाला वहाँ पे लिख के आ जाना है, खत्म हो गया। सेम यही चीज अभी हम रिपीट करेंगे सुपरफिशियल पे, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल मैंने यहाँ कर दिया आपके लिए। चलिए आगे। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ।
अब यहाँ पर हमारे पास है सरफेस एक्सपेंशन। तो सरफेस में क्या होता है, सरफेस मतलब 2D फिगर, जैसा ऐसा एक सरफेस मान लो जिसके पास 2D फिगर है। ये 2D फिगर स्क्वायर हो सकता है। अब इसको हम करेंगे हीट, तो इनिशियल हम इसको बोल देते हैं S1 और इसके टेम्परेचर को हम बोल देते हैं T0। अब मैंने इसको किया हीट, तो हीट करने के बाद ये तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसका जो एरिया था वो बढ़ गया। देखो ओवरऑल क्या हुआ, एरिया बढ़ा है। पहले इसका एरिया कुछ और दिख रहा है आपको, और अभी हमने इसका जब हमने हीट किया तो इसका एरिया बढ़ गया। ठीक है, पहले इसका एरिया कुछ इतना आपको दिख रहा है, अभी इसका एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी जो नया जो डाटा मिला उस एरिया को हम S2 बोल देते हैं, और टेम्परेचर जो बढ़ा है उसको हम बोल देते हैं T1। सेम वही चीज़। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा ये बताओ। चेंज इन एरिया को कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा एस से, क्योंकि एस से हमने एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास S2 माइनस S1, और टेम्परेचर सेम वही डेल्टा टी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T0। क्लियर है। देखो डिफिनेशन भी वही है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड व्हेन हीटेड। हीट करने पर सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है उसको सरफेशियल एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, दोनों सेम नाम है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा क्या होता है कि जो चेंज इन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ के, एंड चेंज इन एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर की। तो यहाँ पे भी बाय जॉइंट वेरिएशन जब हम करेंगे तो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा आपका। तो थोड़ा सा ऊपर के साइड पे लिखते हैं यहाँ पे। तो हाँ, थोड़ा सा इसको भी हटाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर के साइड से, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे जब वेरिएशन का साइन हम रिमूव करते हैं तो जो कोएफिशिएंट मिलता है उसको हमने नाम दे रखा है बीटा, ये मिलता है हमारे पास। ओके, डेल्टा एस इज इक्वल टू इतना S1 इंटू डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया का पता कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बीटा को निकालते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई S1 इंटू डेल्टा टी, ये हो गया। अब ये आपको ध्यान रखना है बीटा के बारे में, ये जरूरी है, क्योंकि जैसा अल्फा जरूरी था वैसे बीटा जरूरी है। तो अल्फा कब आया था, जब हमने लीनियर एक्सपेंशन की बात की। बीटा कब आया, जब हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात की। तो बीटा हमें क्या बताएगा, है ना, बहुत अच्छा बात आप लोग समझ गए बिना बताए। तो ये ऐसा ही होता है, यहाँ पर सिंपल है। बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। इट मींस इससे हमें ये पता चलेगा कि 1 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ाने पर सॉलिड के एरिया में कितना इजाफा हुआ है, उसी इजाफा को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ऑन इंक्रीजिंग यूनिट डिग्री टेम्परेचर द चेंज अकर इन द एरिया ऑफ एनी सॉलिड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हो। ओके, then move on further. Next is volume expansion. तो volume expansion is also similar kind of topic. यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस व्हेन हीटेड। तो तीनों को एक साथ लिख दिया गया है। अब हमने हीट किया किसी सॉलिड को, उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं क्यूब का, ये तो एक 3D फिगर है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन तो 3D फिगर में ही होगा, 2D फिगर में तो होगा नहीं। तो ये हमारा एक 3D फिगर है। अब इसमें हमने कुछ टेम्परेचर मान लो, इसका इनिशियल वॉल्यूम फिर से V1 बोल दिया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया T0, एंड इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको हीट कर दिया, हीट करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया हमारे पास। अब बढ़ के ये थोड़ा सा डब्बा जो है वो हमें अब ऐसा दिख रहा है, बड़ा सा। इसे बनाते हैं ऊपर, समझ में आ जाएगा। ये हमारा अब जो डब्बा है वो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, तो बड़ा हो गया। तो इसका जो नया वॉल्यूम बना उसको हमने V2 मान लिया। V2 नहीं, एक काम करो, वही जो मैंने पहले से मान रखा वही मानते, इसको V1 और इनिशियल वाले को V0 ही मानते, जैसा पहले अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये हो गया T1। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, बताओ। चेंज इन टेम्परे वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एंड एज पर द, यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, एज पर द एक्सपेरिमेंटल डाटा वी नो, एज पर द एक्सपेरिमेंटल डाटा वी नो डेल्टा वी इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन temperature. Delta V is directly proportional to change in temperature means delta T, and delta V means change in volume is directly proportional to initial volume means V0. ओके, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, मैंने V0 यहाँ पे लिखा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं पे गलती की है इन चीज़ों पे। एंड यस,
गलती यहाँ पर है हमारी ये कि मैंने यहाँ पे देखो इनिशियल बोला है सब में, मैंने अभी लेकिन फाइनल ये S0 होता है इनिशियल। इनिशियल जो भी होता है चेंज इन लेंथ हो या फिर चेंज इन एरिया हो या फिर चेंज इन वॉल्यूम हो, वो अपने इनिशियल लेंथ, इनिशियल सरफेस और इनिशियल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, सारी जगह पे गलती हो गई, ठीक है चलो अच्छा है, बहुत जल्दी याद आ गया मुझे भी। इस तरीके से लीनियर वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी आओ हम लोग एक करेक्शन देते हैं। यहाँ पे ये L0 होना चाहिए, ठीक है L0 होगा, यहाँ पे भी L0 होगा और ये भी L0 होगा, चलो ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सेम वही बाई जॉइंट वेरिएशन, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर जब हम वेरिएशन का साइन हटाते हैं, जो हमें यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं प्यार से गामा, जो कि कुछ ऐसा बनता है। तो ये हो गया हमारे पास गामा, तो गामा, ये गामा नहीं मारेगा, ठीक है। ओके, यहाँ से भी हम गामा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल है, ये तो हमें आता ही है। गामा को ऐसे लेंगे उसको उधर भेज देंगे, तो ये हो गया डेल्टा वी एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा वी जीरो डेल्टा टी। सिमिलर जिस तरीके से लीनियर एक्सपेंशन हमें ये बता रहा था कि यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ कितना बढ़ेगा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन उसने क्या बताया, यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस कितना बढ़ेगा। सिमिलरली यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर, ठीक है। ओके चलो, बहुत इजी, मैंने बताया तो बहुत इजी, सेम चीज है, कुछ है नहीं। और मैंने सब डेरिवेशंस भी कर दिए आपके लिए, इतना जरूरी है भी, ऐसे डेरिवेशंस कभी कभी आते हैं। ठीक है देख लो, बहुत सिंपल डेरिवेशन यही है, आप बोलेगा तो पहला लाइन लिखना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इस तरीके से चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एंड गैसेस। अब लिक्विड है गैस की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड एंड गैस अब प्राइमरीली एग्जिबिट वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो सॉलिड में तीनों एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन लिक्विड या गैस में सिर्फ एक ही एक्सपेंशन होता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, इसलिए ये टॉपिक और भी इजी हो जाता है। लेकिन लिक्विड वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि लिक्विड में दो तरीके का एक्सपेंशन होता है। बताओ कौन कौन सा। एक होता है एपेरेंट एक्सपेंशन, लिक्विड में दो एक्सपेंशन है, एक हो गया एपेरेंट एंड दूसरा हो गया हमारा रियल एक्सपेंशन, ये दो देखने को मिलता है। तो लिक्विड वाला पार्ट समझते हैं क्या। देखो किसी भी लिक्विड को अगर हमें गर्म करना है तो उसे हमें एक कंटेनर में रखना होगा। ये हमने लिया येलो कलर का कंटेनर और व्हाइट कलर का हम इसमें एक लिक्विड ले लेते हैं, तो ये सभी नॉर्मल लिक्विड हो गया। ओके चलो, अब यहाँ पे हम नीचे फ्लेम भी ले लेते हैं जो कि रेड कलर का लेते हैं। ओके, तो नीचे हमने एक फ्लेम लगा रखा है जहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं। ये हमारा फ्लेम है सस्ता सा, बजट के हिसाब से अपना, ये हमारे पास फ्लेम अवेलेबल है। अब जब हम हीट करेंगे तो आप ईमानदारी से बताओ सबसे पहले हीट मिलेगा किसको, क्या पानी को डायरेक्ट हीट मिलेगा या फिर वो जो हीट है वो पहले जा करके आपको बर्तन में मिलेगा, जो बर्तन हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो ये तो क्लियर समझ में आता है कि सबसे पहले जो हीट है सर वो तो बर्तन को मिलेगा। अब बर्तन कैसा होता है, वो तो सॉलिड होता है सर, तो जब वो सॉलिड है तो सॉलिड जो पार्ट है, ये जो बर्तन हमने ले रखा है कंटेनर, हीट सबसे पहले इसको मिल रहा है, तो ये हमारा पहले हीट होगा। ये क्योंकि सॉलिड से बना हुआ है तो सॉलिड में भी क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सर जब हीट मिलता है तो इट मीन्स यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन होगा पहले, होगा। ओके यहीं पे गड़बड़ होती है। अब जब ये हमारा बर्तन था तो हमें ऐसा लगता है कि भाई बर्तन थोड़ा सा ऊपर फैलता है तो ये ऊपर की तरफ फैल रहा है, ऐसा लगता है कि पानी का लेवल नीचे चला गया है। ये सिंपल, आप कोई भी एक नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं अभी सिंपल, जैसे इस तरीके का एक बर्तन है ये सिंपल, इसमें हमने पानी रखा है, शायद आपको दिखे ना दिखे पता नहीं, जैसे मैंने पीने के लिए रखा था बट दिखाने के भी काम ही आ रहा है। तो एक लेवल है, अब इसमें हम कोई चीज़ अगर ड्रॉप करते हैं तो पानी का लेवल हमें दिखता है कि वो ऊपर आ गया, सेम वैसे ही जब इसमें हीट हम देंगे तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो लेवल थोड़ा सा ये ऊपर उठा है। तो ये साइज चूंकि एक लेवल ऊपर उठा तो पानी का लेवल है उतना ही जितना हमने रखा था, तो चूंकि इसका साइज इंक्रीज हुआ तो वो हमें लगता है कि डिक्रीज हो गया। तो ये चूंकि जाहिर हो रहा है बट ये रियल में ऐसा है नहीं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपेरेंट। एपेरेंट मतलब जाहिर होना, यही रीजन है। इस वजह से एक हमें एपेरेंट एक्सपेंशन देखने को मिलता है, तो ये एपेरेंट एक्सपेंशन का कंसेप्ट हुआ। लेकिन जब कंटेनर पूरी तरीके से हीट हो गया उसके बाद जब हीट लिक्विड में पहुंचती है तब लिक्विड एक्सपैंड करता है, तो फिर लिक्विड एक्चुअल एक्सपेंशन दिखाता है, तो वो हुआ हमारा रियल एक्सपेंशन। ये चीज है। ऐसे आप अगर बुक में देखोगे तो इस तरीके का एक कंटेनर बना है इस शेप में, जिसमें 3 मार्क्स है आपके पास इस तरीके का, ए बी सी करके, उसमें 3 मार्क्स आपको दिया गया है, 3 साइन है।
ओके। अब ये साइन इसीलिए है वहां पर जो आपको अलग अलग लेवल समझा रहा है। ये वाले साइन को पहले हटाते हैं हम, ये लाइन को, इसकी हमें जरूरत है नहीं। एंड ओके, तो यही बताया जाता है कि भैया जो आपका ये आपको दिख रहा है, ठीक है, जो बी है वो ओरिजिनल पॉइंट है। कलर चेंज, कलर चेंज, ठीक है। जो बी है वो ओरिजिनल पॉइंट है वाटर का, लेकिन जब सॉलिड को हीट मिला, वो जब एक्सपैंड हुआ तो हमें पानी सी पोजीशन पे दिखा, ऐसा लगा कि नीचे आ चुका है। ठीक, तो ये हुआ एपेरेंट एक्सपेंशन। लेकिन जब एक्चुअल पानी को हीट मिली तो फिर वो जाकर के एक्सपैंड हुआ तो ए लेवल पे पहुंच गया, जो हुआ रियल एक्सपेंशन। क्लियर है? ओके। एपेरेंट एक्सपेंशन को हम लोग दिखाते हैं गामा। गामा हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, चाहे वो गैस का हो, सॉलिड लिक्विड का हो, या फिर सॉलिड का हो, किसी का भी हो, उसके लिए हम गामा ही यूज करेंगे अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो गामा लिया, एपेरेंट एक्सपेंशन के लिए हम लिखते हैं स्मॉल ए, और अगर रियल एक्सपेंशन तो हम लिखेंगे नीचे में स्मॉल आर। ये हो गया। तो ओवरऑल लिक्विड में टोटल एक्सपेंशन कितना हो गया वो अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंशन इन लिक्विड, हमेशा लिक्विड के लिए लिख सकते हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड कितना हो गया हमारे पास, गामा ए प्लस गामा आर। ये हो गया एपरेंट एक्सपेंशन प्लस रियल एक्सपेंशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ओके, क्लियर है? चलो इतना ही है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं इसमें, चलते हैं आगे। ओके, चलिए। अब आगे हमारे पास वॉल्यूम, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये दोबारा से रिपीट हो गया आई थिंक ना। हाँ, दोबारा से स्लाइड रिपीट हुई है, इसको यहाँ होना नहीं चाहिए था, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखो आपके सिलेबस पे है नहीं, बट ऐसे ही मैंने लिख दिया था। तो लीनियर प्रॉब्लम से अगर होगा तो चेंज इन लेंथ निकालने बोलेगा कितना हुआ है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे कि हमने तो फॉर्मूला सीखा ना अभी, कि अभी हमने अभी फॉर्मूला सीखा वहां पर कि भैया जो डेल्टा L1 है वो क्या हमारे पास इज इक्वल टू, छोड़ो ये फॉर्मूला गोली मारो, जो अल्फा वाला हमने फॉर्मूला सीखा आप वही देख लो, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। भूल गए? मैं भी भूल गया, भूल जाता हूँ कभी कभी, इसलिए अच्छा है पीछे देख लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं हम लोग, हाँ ना, गलती हो जाती। ओके, तो वो क्या था हमारे पास, डेल्टा एल डिवाइड बाई L0 इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ निकालने बोला जाएगा तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी है। तो अल्फा की वैल्यू आपको सवाल में ही देगा, इनिशियल लेंथ कितना वो बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना बताएगा, फॉर्मूला पुट करोगे आंसर निकल आएगा। बट आएगा नहीं क्वेश्चन, छोड़ दो, सेम वही है, इसलिए इस स्लाइड को स्किप ही करते हैं, मैंने बेकार लिखा है इसको यहाँ पर। ओके, इसके बाद है थर्मल कंडक्शन। चलो इससे पहले एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के साथ, आपने गैस एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। तो गैस एक्सपेंशन में एक ही चीज है, वो है चार्ल्स लॉ, नोट डाउन करके लिखो। गैस एक्सपेंशन जो एक्सप्लेन किया था वो चार्ल्स साहब ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन गैस एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन गैस, तो सिंपल चार्ल्स लॉ लिखोगे। चार्ल्स लॉ का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो बोला कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दरजरात बढ़ाने या घटाने पर जो वॉल्यूम है वो अपने 0 डिग्री वाले वॉल्यूम का 1/273वां हिस्सा बढ़ या घट जाता है। ओके, आप 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो जो भी वॉल्यूम उसका V0 पर होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, उसके अकॉर्डिंग 1/273 हिस्सा बढ़ जाता है, और घटाओगे तो वो घट जाता है। ये स्टेटमेंट पूरा जो चार्ल्स लॉ का है ये आपको यहाँ पे चिपका देना है। और जो एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ का, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको आप यहाँ पे फॉर्मूला वही लिख देना है, वही एक्सपेंशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, ओके। अब बात आता है लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर में, वो है थर्मल कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मटेरियल विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इट्स। ये हुआ हमारे पास आपका थर्मल कंडक्शन। देखो ये क्या है कि जो हीट होती है, हीट ट्रांसफर के बहुत सारे मीडियम्स है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपके पास भी बहुत सारा तरीका है अपना खत किसी चाहने वाले को पहुंचाने के लिए। एक तो है कि आप अपने छत से या अपने खिड़की से डायरेक्ट फेंक दो, तो आपने खुद मूवमेंट नहीं किया बट डायरेक्ट सामान आपके पास था, डायरेक्ट आपने उसको फेंक दिया, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, ये हुआ कन्वेक्शन इस मेथड को। अब कंडक्शन क्या है, इसमें भी आप मूवमेंट नहीं करोगे, इसमें क्या है कि पास पास होगा, मतलब एक लाइन पे आपने अपने हाथ से किसी को दिया, फिर उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, फाइनल किसी और को पहुंच गया। ये फिर कबूतर वाला एग्जांपल ले लो, आपकी चिट्ठी है, आपने कबूतर को दिया, कबूतर ने सामने वालों को पहुंचा दिया, तो ये एक कंडक्शन का एग्जांपल है। दूसरा लास्ट हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो आज के टाइम पे आप बहुत यूज करते हो, वो है रेडिएशन के थ्रू।
रेडिएशन में क्या है, ना तो आप कहीं गए, ठीक है, ना आप कहीं गए, ना कबूतर कहीं गया, ना कहीं, ना किसी और को पास किया, बस सीधा व्हाट्सएप खोला, डायरेक्ट मैसेज लिखा, वो डायरेक्ट पहुंच गया। तो डायरेक्ट रेडिएशन ये यूज हो रहा है आपका इनविजिबल रेज जो हमारे आसपास। सिंपल एग्जांपल है आपका कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन समझने के लिए। तो आपके लिए कंडक्शन जो हो रही है, ये किसी भी चीज में वैलिड है। हमने चूंकि अभी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, थर्मल कंडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो थर्मल कंडक्शन में क्या होगा, सिर्फ हीट की बात होगी। तो ऐसा मेथड है थ्रू मटेरियल विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। वो खुद नहीं मूव करेगा बट पास करेगा, पास पास खेलेगा, ठीक है। एज अ मॉलिक्यूल साथ साथ रहते हैं, तो हम साथ साथ हैं यहाँ पर ये लोग, और फिर कभी बोलते हैं हम आपके हैं कौन। तो ऐसे ही बस पास पास कर देगा ये लोग एक दूसरे को, लेके जा बाबू जा, लेके जा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन इन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस सिंपल यही है जो मैंने बताया अभी। एग्जाम्पल, होल्डिंग ए स्टील स्पून ओवर अ फ्लेम। अब देखो ट्रांसफर होता है। अब किसी भी चम्मच को या कोई भी बर्तन अगर गैस स्टोव पर चढ़ी हुई है, उसको हीट मिल रहा है किसी सोर्स से, आप उस पे चम्मच चला रहे हो या उसको पकड़ोगे तो आपके बॉडी पे भी हीट फील होता है। हमें लगता है कि भाई जल गया, हाथ हटा लो। क्यों? आप तो कहीं नहीं गए, ना वो बर्तन कहीं गया, ना वो स्टोव कहीं जा रहा है, बट हीट ट्रांसफर हुआ है। तो ये भी एक रियल एग्जाम्पल है आपका कंडक्शन का। ओके, क्लियर है? चलिए, अब कंडक्शन के बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्शन क्या हो गया, वो एक आपका मीडियम हो गया जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। अब कंडक्टिविटी क्या हो गया, एबिलिटी हो गया कि भाई कितनी सलाहियत है, ठीक है। मैं हाथ लगा रहा हूँ किसी बर्तन को तो मुझे गर्म महसूस हो रहा है, बट ये तो प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, मीडियम में मेरे पास हीट पहुंच रहा है। अब उस हीट को जो बर्तन है वो कितने देर तक पहुंचा सकता है, या फिर मैं कितना देर तक मैं खुद उसको फील कर सकता हूँ, मतलब बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी हुई उस हीट को लेने की। यही होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो इट इज सिंपल डिफिनेशन ये है कि ए मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। इट इज अ मेजर, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ अ thermal conductivity is a measure of a material ability to conduct heat. सिंपल, किसी भी मेटल के पास कितनी सलाहियत है, वो कितने देर तक हीट को ले सकता है। या मैथमेटिकल भाषा में इसको आगे चल के सिंप्लीफाई किया जाता है ऐसे कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितना हीट पास हो सकता है एक पर्टिकुलर बॉडी में, वो उसका हुआ एबिलिटी। सिंपल, ओके। तो इसमें गुड कंडक्टर है, जैसे कि हमारे पास मेटल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, ये गुड कंडक्टर है, ये लोग अच्छा कंडक्टिविटी इनका। वर्सेस पुअर कंडक्टर, वुड, ग्लास, रबर, पता आपको, वो लोग जाने देते नहीं है, थक लाइफ उनका, ओके। रियल लाइफ एग्जांपल, कुकिंग यूटेंसिल्स, इंसुलेशन मटेरियल्स। अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होता तो जो भी बर्तन हम यूज करते हैं अपने घर पे एल्युमिनियम के, ठीक है, मेनली एल्युमिनियम का यूज होता है, स्टील का यूज होता है, और स्टेनलेस स्टील भी आ चुका है अभी। तो खाना ही नहीं बनता अगर कंडक्टिविटी की सलाहियत नहीं होती तो। ओके, चलिए, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन कंडक्शन, ठीक है। ओके, इसको छोड़ो, ये भी मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं आना चाहिए था इसको, वर्कड आउट एग्जाम्पल। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से एक यहाँ पर डेरिवेशन है जो यहाँ पे मैंने लिखना मैं भूल गया हूँ, करते हैं उसको। ऐसा एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, ऐसा क्यूब लेते हैं। अब इस क्यूब में ये बोला जाता है कि अब मान लो यहाँ पर, एक सेकंड, मैंने किताब यहाँ पर रखा था, ठीक है, छोड़ो। दूसरा कलर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक जो ये जो साइड है, इसको हम मान लेते हैं कि ये साइड काफ़ी गर्म है, ठीक है? ये साइड काफ़ी हमारे पास गर्म है, और दूसरी साइड को हम ठंडी मान लेते हैं। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक डेरिवेशन है आपके पास। चलो, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक और डिफरेंट कलर, जो आई थिंक वाइट लेते हैं। वाइट काम करेगा इस बैकग्राउंड पे, ब्लैक पे तो वाइट जच ही रहा है, ओके। तो ये जो एरिया है, ये हमने बोला ये गर्म है, ये वाला हमारा ठंडा है। तो ये जो गर्म है, इसके टेम्परेचर को हम बोल देते हैं T1। जो ठंडा है, इसके टेम्परेचर को हम बोल देते हैं T0। और यहाँ से यहाँ तक, इस सरफेस से लेकर इस सरफेस की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोल देते हैं स्मॉल d से, हमने उसको मेजर किया। और ये जो पूरा एरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया, जैसा रेड कलर से शेड किया, उस एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A से। चलेगा, है ना? ओके, चलना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये हमने कंडीशन रख दिया। अब चूंकि ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम है, एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इस एरिया में से कितना टेम्परेचर पास हो पाएगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वही होता है थर्मल कंडक्टिविटी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमने एक टाइम कंसिडर किया T।
हमको ये देखना है कि टी टाइम में T1 ये जो सरफेस है आपका T1 से लेकर T0 तक यहाँ तक कितना हीट ट्रांसफर होगा और उस हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q। तो लिख लो Q किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। अब कितना हीट यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर होगा उसके लिए हमारे पास जो डाटा है, यहाँ पे वही मैथमेटिकल डाटा है, वो ये कहता है एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा की जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। ओके, आपको कुछ करना नहीं, बस जो डाटा दिया जा रहा है उसको आपको याद रखना है। फिर बोला गया देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। बहुत सिंपल सी बात है। और ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा। सिंपल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। आप जितना वेट का टाइम दोगे उतना अच्छा है उसके लिए, वो उतना अच्छे से फ्री है, मूवमेंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ओके, बट एक चीज के साथ ये इन्वर्सली है, बताओ क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस अब जितना कम रखोगे हीट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। ओके, सारी बातें सेंस बना रही है। बस ये एक सिंपल सा आपके चैप्टर के एंड में ये आपका एक डेरिवेशन दिया गया है, तो बता दूं, यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, ठीक है। सो बाद में वही हम करेंगे, इसको डिराइव करें। अगर एग्जाम में आता है कि भाई के थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल के है, इसको आप डिराइव करें, इसका एक्सप्रेशन बताओ। सिंपल आपको यही करना और कुछ नहीं करना। ये डब्बा बनाना है, जो चीज़ें मैंने बताई वो लिख देना है। जैसे मान लेना है कि मान लिया एक साइड का एक सरफेस का हमारा टेम्परेचर T1 है, उसका T0 है, T1 T0 से ज़्यादा है, तो उस टेम्परेचर यहाँ से हीट ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। मान लिया वो जो एरिया है वो कैपिटल ए है, टी टाइम के लिए हम यहाँ पर हीट को फ्लो कर रहे हैं जो कि डी डिस्टेंस का जो दूरी है वो ट्रैवल करेगा। खत्म। बस बाकी ये लिख देना एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट डी के साथ इन्वर्सली है। तो बाय जॉइंट वेरिएशन वी कैन से दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो नीचे तो सिर्फ डी आएगा, बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर। अब देखो टी माइनस जो T0 है इसको मैं डेल्टा टी लिखूं, कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी किसी को हो तो साइड में लिखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर को तो हम लिख ही सकते हैं, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने T1 माइनस T0 जो है तो हमने डेल्टा टी लिखा है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कोनो दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। डेल्टा टी ए और टाइम वाला टी हमारा इधर आ गया। अब ये क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा सर, आएगा आएगा कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है के। यहाँ आएगा डेल्टा टी एंड ए, और ये टाइम वाला टी है डिवाइड बाई डी। बस यही एक्सप्रेशन है। यहाँ से हमें सिंपल के निकाल लेना और के निकाल करके आंसर लिख देना है, काम खत्म। ये डेरिवेशन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, बहुत रेयर है, ज़्यादातर आता नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ के इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, डी तो क्यू के साथ चला जाएगा क्यू डी, एंड नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा टी एरिया इंटू टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लोगे तो भी बेटर होगा। ठीक है, ओके। बस चैप्टर खत्म हो गया, बोला बोला तो चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर में कुछ है नहीं। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, देखो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखा था कि वो आपको समझ में आए। यहाँ पे भी देखो एक्सप्रेशन है हमारे पास वही, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल। ठीक है, एल मतलब लेंथ, वही चीज़ सेम, वही फॉर्मूला जो हमने निकाला अभी, नोटेशन चेंज है। Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी जो हमने लिखा था तो हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। हमारे हिसाब से क्या था? T1 माइनस T0 और डिवाइड में लेंथ तो हमने डी से माना था डिस्टेंस। ये तो बस खत्म, यही चीज़ है। अब यहाँ देखो एग्जांपल क्या बोला है, मेटल रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ है तो आपको लेंथ बता दिया कितना लंबा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01, एरिया बता दिया, एरिया यहाँ पुट कर देंगे। कंडक्ट हीट्स फ्रॉम वन एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू अदर एंड, ये तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। इफ द मेटल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इज 200 वाट पर, ये आपका हो गया मेगा किलोवाट। ठीक है, तो ये आपको दिया है के का वैल्यू। कंडक्टिविटी बोला ना, कंडक्टिविटी तो यही है। तो कंडक्टिविटी मतलब के रिप्रेजेंट करो तो के का वैल्यू मिल गया। आप क्या बोलो, बस हिट निकाल दो क्यू, तो निकाल सकते हो। यार मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। के का वैल्यू कितना दिया गया है? 200, एरिया 0.01 स्क्वायर है। ओके, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वन का स्क्वायर तो वन आएगा, नीचे उसके 100 है, 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। ओके, ये 10,000 होगा, नीचे आ जाएगा वो, इनटू लेंथ आपको कितना दिया गया? 1 मीटर, उसको 1 मीटर लिख लो। टेम्परेचर 80 आएगा, बस सॉल्व कर देना इसको। दो जीरो, एक जीरो खत्म, तीन जीरो इधर, ये कितना हो जाएगा? दो पचे 10। ओके,
2 25 10 या फिर इसको नहीं काटते तो अच्छा है। 1 मिनट है ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो हम नहीं काटते। 2 25 10 नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, q इज़ इक्वल टू क्या बना अपने पास, ऊपर है 2 इंटू 8 और नीचे है 10, तो ये मुझे 10 बड़ा अच्छा लगता है। तो ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1.6, ये हीट आ जाएगा 1.6 जूल, कितना हीट कंडक्ट हो रहा होगा। एक छोटा-सा मैंने बना के आपको दिखाया ताकि ये फ़ॉर्मूला का आपको फ़ील आ जाए, एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस पे नहीं है, एग्ज़ाम में आएँगे भी नहीं, टेंशन लेने की बात भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस लिख लो जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ जो मैंने बताया आपको। आपसे जो कोएफ़िशिएंट है, लीनियर कोएफ़िशिएंट या सुपर कोएफ़िशिएंट या फिर जो आपका सुपरफिशियल कोएफ़िशिएंट है, इसके बीच में एक रिलेशन है, वो आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात, उनका डेफिनेशंस किसी न किसी का पूछा जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्शन, ये दोनों का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कान खोल के अच्छे से इसको नोट कीजिए और अच्छे से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इस बार पर्टिकुलर, ओके? डेरिवेशंस जो मैंने शॉर्टकट बताया जैसे, वैसे ही आपको करना है, इन डिटेल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट में ही होता है। डेफिनेशन लिखो, शॉर्ट में डिराइव करो, बस बात खत्म। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके? तो चलो, लेकिन जाते-जाते एक काम देता हूँ आपको कमेंट में करने के लिए, जो अल्फ़ा, बीटा, जो गामा है, उनके बीच में रिलेशन मैंने बताया आपको, मैंने वीडियो में कहीं नहीं बताया। तो वो जो रिलेशन है वो क्या है, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे। एक रिलेशन है उनके बीच में जो कि ऐसा कुछ होता है कि अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गामा, ये एक रेशियो आता है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। देखते हैं आप में से कौन-कौन कमेंट कर पाते हैं इसका आंसर। ठीक है? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 समाप्त। अगले लेक्चर में मिलते हैं लाइट चैप्टर के साथ, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मज़ा आने वाला है उसमें। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।